मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज सबसे पहले बात करेंगे उस खतरे की जो चुपके से भारत की तरफ बढ़ रहा है। हंगामा 7 समंदर पार मचा है, लेकिन उसका शोर इंडिया में सुनाई देने लगा है। और आजकल आप जानते हैं आर्थिक मंदी को लेकर, रिसेशन को लेकर, पैसों को लेकर, बैंक को लेकर बहुत ज्यादा आदमी तकलीफ में रहता है, डरा हुआ भी रहता है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक में हमने सबसे पहले ये खबर चुनी है। आर्थिक मंदी की आहट के बीच सुपर पावर अमेरिका के 2 बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए हैं। 2 बड़े बैंक्स ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिस अमेरिका ने 2 दिन पहले ही अपने डिफेंस बजट में 3% का इजाफा किया था, जो अमेरिका ये दावा करता है कि उसने इस क्वार्टर में कई लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के ये बड़े बैंक्स डूबने लगे हैं। जब लोगों की गाड़ी कमाई डूबती है, लोग एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं। आपकी सेविंग सिक्योर है का वादा करने वाले बैंक जब उनका शटर डाउन हो जाता है तो इस तरह का उबाल नजर आता है। तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। जिस वक्त अमेरिका की रेटिंग फर्म मूडीज सिलिकॉन वैली बैंक की माली हालत पर रेटिंग जारी कर रही थी, उसी दौरान लेबनान में इस तरह के हालात बन चुके थे। लोग पैसा निकालने के लिए हिंसा पर उतर आए, आगजनी की गई और दुनिया में यह खबर सुर्खियां बनी। आखिर में बैंक एसोसिएशन को कहना पड़ा, सारा पैसा डूब गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार इकोनॉमिक क्राइसिस वाली आग अमेरिका में दिखने लगी है। दुनिया को अपने पैसों की ताकत का दम दिखाने वाले अमेरिका में बैंक डूब रहे हैं। लगातार 2 दिनों में 2 बड़े बैंक दिवालिया हो गए, डिफॉल्टर हो गए। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद अब सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। 2 बैंकों के डूबने के बाद अमेरिका में 2008 के इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा मंडराने लगा है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि अब उसके बैंक डूबने लगे? तो इसे लेकर बैंकिंग एक्सपर्ट्स का एनालिसिस सामने आया है। सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप से डिपॉजिट लेता है और फिर जरूरतमंद स्टार्टअप्स को या तो लोन के तौर पर पैसा देता है या फिर उनमें निवेश करता है। एसवीबी बैंक के पास जो पैसा था वो उसने अमेरिका के बॉन्ड में निवेश किया। अब फेडरल बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के बाद उन बॉन्ड्स में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में जब अमेरिका में मंदी की आहट हुई तो स्टार्टअप्स ने बैंक में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। स्टार्टअप्स का पैसा देने के लिए बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए। बॉन्ड्स को बेचने में करीब $1.25 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को हुआ। इसी के बाद निवेशकों में हड़बड़ी मच गई। लोगों को लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है। और फिर वो हुआ जिसने 2008 में लेहमैन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दिवालिया होने की याद दिला दी। पर्दे में दबी हुई बैंक की कंगाली दुनिया के सामने आ गई। सिलिकॉन वैली बैंक ने डिफॉल्ट होने का ऐलान कर दिया और उसी की देखा देख न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए। हालांकि बाइडेन ने कह दिया है कि लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, इकोनॉमी मजबूत है। Who had deposits in these banks can rest assured. I want to rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद इंग्लैंड का बैंकिंग सिस्टम एक्शन में आ गया। इंग्लैंड में HSBC बैंक ने फौरन सिलिकॉन वैली बैंक की यूके ब्रांच को टेक ओवर कर लिया ताकि $8 अरब की रकम सिक्योर की जा सके। ये खबर क्या बताती है? सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का डूबना ये बताता है कि अमेरिका ने 2008 के ग्लोबल रिसेशन से कोई लेसन नहीं लिया है। उसका बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत फ्रेजाइल है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब अमेरिका के एक और बड़े बैंक को भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका के पैसिफिक वेस्टर्न बैंक के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के एक बार फिर से दुनिया में आर्थिक भूचाल लाने की क्या ये एक बड़ी और बुरी खबर है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक बैंक डूबने का मतलब होता है लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई का डूब जाना। पैसों के साथ बैंकिंग सिस्टम पर से निवेशकों का भरोसा उठ जाना। यूं तो अमेरिका का पैसिफिक वेस्टर्न बैंक $41 बिलियन की एसेट वाला बैंक है, लेकिन लगता है कि अमेरिका में बैंक डूबने का चक्रवाती असर यानी कंपाउंड इफेक्ट
दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक प्री मार्केट ट्रेड में पैसिफिक वेस्टर्न बैंक के शेयर 40% तक गिर गए थे। हालांकि बाद में इसने रिकवर किया। हालांकि इसी तरह की गिरावट का सिग्नल कुछ और बैंक्स की तरफ से भी देखने को मिला। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अमेरिका का कोई बैंक डूबा तो इसका भारत पर और भारत की इकोनॉमी पर, यहाँ के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए इकट्ठा की है। आज के जमाने में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी एक देश के बैंक के फेल होने का असर दूसरे देश पर पड़ना बड़ा स्वाभाविक है। और इसका असर भारत समेत कई दूसरे देशों के शेयर बाजार पर दिखाई भी दिया। BSE का सेंसेक्स 897 पॉइंट जबकि NSE का निफ्टी 259 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि बैंक क्राइसिस के बीच FII यानी विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा बाहर निकाला, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का नुकसान हो सकता है। इसी बीच जापान के निकेई में भी गिरावट का दौर दिखा। शेयर बाजार में 1.1% की गिरावट देखी गई। क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक से करीब 37,000 स्मॉल बिजनेस यानी स्टार्टअप्स जुड़े हुए थे। इनमें से 200 कंपनियां भारत की भी हैं। हालांकि जहां तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है तो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से यहां के स्टार्टअप पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। Y कॉम्बिनेटर नाम की टेक स्टार्टअप का दावा है कि इस बैंक के डूब जाने से 1 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। भारत में सिलिकॉन वैली बैंक ने SaaS यूनिकॉर्न आइकटिस नाम की कंपनी में $150 मिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा अमेरिकी बैंक ने ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, शादी, इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में भी पैसे लगे हैं। अब चूंकि ये बैंक रेगुलेटर्स के हाथों में है और अगर US रेगुलेटर्स ने भारतीय कंपनियों से निवेश खींच लिया तो फिर यहाँ के स्टार्टअप्स भी दिक्कत में आ सकते हैं। सैलरी से लेकर कर्मचारियों तक सारे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारी पैनी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है क्योंकि हमारे स्टार्टअप्स का सवाल है। दुनिया आर्थिक मसलों से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान से टकराने की तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी बार मुल्क की कमान मिलने के बाद जिनपिंग के तेवर ताइवान को लेकर बहुत आक्रामक दिखे हैं और आशंका जताई जा रही है कि वो किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकते हैं। मतलब यह है कि चीन के फाइटर प्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में अब सिर्फ धमकी देने के लिए नहीं घुसेंगे, वो सरहद पार करेंगे तो बीजिंग वाले लाल बादशाह की बारूदी सौगंध पूरी करके चीन लौटेंगे। जिनपिंग ताइवान पर कब्जे के दावे पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस बार कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल पीपल्स कांग्रेस के क्लोजिंग सेरेमनी में जिनपिंग ने जो बात कही वो साफ इशारा कर रही है कि वो अब ताइवान के खिलाफ जल्द ही बड़ा एक्शन शुरू कर सकते हैं। हमें ताइवान स्टेट में संबंधों के शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देना चाहिए। बाहरी दखल, ताइवान की आजादी और अलगाववादी गतिविधियों का पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। तीसरी बार चीन की सत्ता हासिल कर चुके जिनपिंग अपने मुल्क में भले ही सर्वशक्तिमान बन गए हैं, लेकिन ताइवान पर नजर टेढ़ी करना उन्हें भारी पड़ सकता है। ये बात जिनपिंग को भी मालूम है कि ताइवान पर हमले का अंजाम अमेरिकी पलटवार के तौर पर सामने आना तय है और अमेरिका से सीधी भिड़ंत चीन को भारी पड़ सकती है। इसीलिए वो रूस से डिफेंस टाइज मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से जो खबर आ रही है वो जिनपिंग के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चीन और रूस से बढ़ते खतरे के बीच अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। सुनक सरकार डिफेंस पर 5 बिलियन पाउंड यानी 6.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च करने वाली है। सुनक अपनी सेना पर ये रकम 2 साल में खर्च करेंगे। अगर जिनपिंग ने ताइवान की तरफ आंख तरेरी तो उसे सिर्फ अमेरिका से ही नहीं ब्रिटेन से भी भिड़ना होगा और अगर रूस इस जंग में शामिल हुआ तो वो तीसरा महायुद्ध भी छिड़ सकता है, जिसकी अब तक सिर्फ आशंका जताई जाती है। और एक युद्ध देश की राजनीति में भी इस वक्त छिड़ा हुआ है और जिसका सेंटर आज देश की संसद रही। पहले यहाँ जमकर बवाल हुआ, संसद स्थगित हुई, फिर इसमें राष्ट्रद्रोह की भी एंट्री हो गई। बजट सत्र के पार्ट 2 का पहला दिन दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि से शुरू हुआ और समापन हुआ संसदीय मर्यादाओं की तिलांजलि से। राजनाथ सिंह जी। बवाल की वजह बना इंग्लिस्तान में हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर राहुल का बयान, जिसका जिक्र हुआ तो संसद में संग्राम हो गया। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सबसे सीनियर मंत्रियों में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल पर सीधा अटैक किया। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि
पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। कांग्रेस को ऐसा ताप चढ़ा कि जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई, सीधे वेल का रास्ता पकड़ लिया। शोर और स्थगन के बीच आज का दिन गुजर गया। आप कृपया करके आगे बैठिए और पीठ का सम्मान सभी के लिए स्वीकार्य है। जो लोकसभा में हुआ वही राज्यसभा में भी हुआ। वहाँ पीयूष गोयल ने राहुल का मुद्दा उठाया ही था कि विपक्ष ने बवाल काट दिया। निवेदन करना चाहता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उनकी तरफ से उठ रहे शोर ने उन्हीं की आवाज को दबा दिया। यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। विपक्ष ने आज अडानी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी की थी। लग रहा था कि कांग्रेस खुलकर हमले करेगी, लेकिन बीजेपी ने राहुल के बयान की बात से पूरी बाजी पलट दी। अडानी का मुद्दा हाशिए पर रह गया और जिन बयानों पर कांग्रेस एक हफ्ते से सफाई दे रही थी, फिर से वही सेंटर स्टेज पर पहुंच गए। राहुल गांधी देश के बाहर जाके अगर गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को अपमानित कर रहे हैं। जो भारत को गाली दे, जो भारत को अपमानित करते हैं, उस पर ये जब तक कि इसका मन बढ़ गया, मैं यही कह रहा हूँ, राहुल जी का मन बढ़ गया। ये वो सियासी जंग है जो चलती रही है और चलती रहेगी। सवाल तो आम आदमी का है, जिसके सवाल उठाने का वक्त न सत्ता पक्ष को मिला और न ही विपक्ष को। सोचिए, ऐसे कोई शुरुआत होती है संसद के इस सत्र की। हिंदुस्तान में सियासी बवाल है, उधर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उबाल है। इमरान खान को लेकर गदर मचा हुआ है। आप जानते हैं आज की बड़ी खबर यही है कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त जनता को लेकर कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जो फिक्रमंद नजर आ रहा हो। कंगाली ने पाकिस्तान की आवाम को चोर, डाकू और लुटेरा बनने पर मजबूर कर दिया है। आप तस्वीरों में देखिए। और इसका सबूत चंद रोज पहले आई कराची की ये तस्वीरें हैं। दिन के उजाले में बंदूक की नोक पर ही चोरी हो रही है। लूटमार शुरू हो गई है। रोड पर ब्लैक कलर की कार रुकी, तभी दूसरी तरफ से दो बाइक सवार आए। एक नीचे उतरा और उसने कार की तरफ पिस्तौल लहराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कंगाल पाकिस्तान में अब चोरी और लूटमार पर लोग उतारू हो गए हैं। कराची के इलाके लांढी में चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। लांढी नंबर 4 जमानाबाद में डकैती की नाकाम कोशिश, वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। डकैतियों की वारदातें जो है वो बढ़ गई हैं और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले जो है वारदात हुई थी सुबह के टाइम पे, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और ये सब तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने जनता पर महंगाई का जो बम फोड़ा है, जिस तरह कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं, उसका असर ये है कि बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर चढ़ गया है और इसी के चलते क्राइम में भी इजाफा हुआ है। कराची में अकेले फरवरी में सड़कों पर 7000 से ज्यादा अपराध देखे गए। इसमें 173 से ज्यादा कार चोरी, 4054 मोटरसाइकिल चोरी के मामले देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 326 मोटरसाइकिल बंदूक के दम पर लूटी गई। लूटमार से बचने के लिए आम लोग हथियार लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में आम जनता अब इंडिया की तरफ देख रही है, अपने हुक्मरानों की लानत मलानत कर रही है। हमें अपना आप देखना है कि क्या वाकई हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और इसके अंदर हमारी गलतियां क्या हैं। इमरान खान साहब डेफिनेटली बिल्कुल 100% इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। पहले जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हैं उसके अंदर उनका भी हाथ है। IMF के साथ जिस तरह की जो पहले डील की है, कंप्लीट नहीं किया टास्क को जिस तरह भी उनके थे, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं जिसको हम भुगत रहे हैं। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज जिस सूरत हाल में है उसके लिए वहाँ की करप्ट सरकारें और आर्मी जिम्मेदार है। इसी बीच बढ़ते कर्ज और एक्सपोर्ट की कमी ने जिन्ना के मुल्क की कमर तोड़ कर रख दी है। शहबाज शरीफ नए कर्ज के लिए दर दर भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई कटोरे में खैरात डालने को तैयार नहीं है। इंसान और जानवर और प्रकृति, इन तीनों का प्रेम बहुत ही सरल होता है, लेकिन ये भी सच है कि कुदरत का गुस्सा उतना ही विनाशकारी होता है जितने आप मतलबी बनते हैं। कुदरत का कहर दो देशों पर इस वक्त सैलाब बनकर ऐसा टूटा है कि नेशनल गार्ड से लेकर रेस्क्यू टीम के हौसले जवाब देने लगे हैं। यकीन मानिए, क्लाइमेट चेंज से इसका कनेक्शन चौंकाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया के दो बड़े देशों के हौसले कुदरत के फ्लड अटैक के सामने छोटे पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड
और अमेरिका का कैलिफोर्निया इन दोनों सैलाब के कहर के आगे सरेंडर मोड में है। घर, मकान, दुकान सब डूबे हैं। रेस्क्यू टीम को मदद पहुंचाने और जिंदगी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया इस वक्त वेदर वार्निंग का एपिसेंटर बना हुआ है। बर्फीले तूफान और लगातार बारिश ने अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट का नक्शा बिगाड़ दिया है। पिछले दशक में जो कैलिफोर्निया सूखे, हीट वेव और जंगल की आग के लिए सुर्खियों में रहा करता था, अब वही कैलिफोर्निया विंटर स्टॉर्म और फ्लड अटैक के लिए कुख्यात हो रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज का सबसे खौफनाक असर जिन इलाकों में हुआ है उनमें से एक है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की 13 काउंटी में इमरजेंसी लगी है। कई जगह पावर लाइन डैमेज हो चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि अभी कैलिफोर्निया में मुसीबत का मीटर और बढ़ेगा। अब देखिए कैलिफोर्निया में करीब 12,000 किलोमीटर दूर क्वींसलैंड का हाल क्या है। एल्बर्ट नदी में आए सैलाब की वजह से 100 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट करने की नौबत आ गई। मार्च 2011 के बाद क्वींसलैंड ने ऐसी बारिश देखी है। ड्रोन फुटेज बता रही है कि कंगारू कंट्री पर वाकई बड़ी आफत टूट पड़ी है। विपदा और आपदा किसी पर भी आ सकती है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलना कम लोग जानते हैं और केजरीवाल राजनीति में इस वक्त यही करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 10 साल से सरकार चलाने, पंजाब में सरकार बनाने और गुजरात में सेल लगाने के बाद केजरीवाल ने राजस्थान का रुख कर लिया है। करप्शन के आरोपों से आम आदमी पार्टी के 2 सुपर सीनियर मंत्री जेल पहुंच गए। पार्टी की इमेज पर धब्बा लगा, लेकिन केजरीवाल बेफिक्र है। वो दाग की आग से मशाल जलाकर मिशन राजस्थान पर निकल चुके हैं। शराब घोटाले में बंद मनीष सिसोदिया को आज का गांधी बताकर वोट की अपील कर रहे हैं। सिसोदिया को जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि वो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को जेल भेज दिया। तिरंगा यात्रा के लिए जयपुर पहुंचे केजरीवाल ने सिसोदिया का जिक्र यूं ही नहीं किया। वो खुलकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। साबित करना चाह रहे हैं कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के आरोपों ने नहीं, सियासी अदावत ने जेल पहुंचाया। केजरीवाल इमेज क्लीनिंग की कोशिश के साथ ही डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा भी कर रहे हैं। स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना। स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा। केजरीवाल ने पार्टी के लिए जो एक्सपेंशन प्लान तैयार किया है, राजस्थान उसका सिर्फ एक हिस्सा भर है। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपना दम दिखाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए वो दिल्ली और पंजाब वाला विनिंग फॉर्मूला फिक्स कर चुकी है। आम आदमी पार्टी लोगों को फ्री सुविधाओं का फायदा बताएगी, रोजगार, स्कूल और अस्पताल जैसे मुद्दे उठाएगी और राज्यों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी निशाना लगाएगी। जहां तक कैंपेन का सवाल है तो इसमें नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी पीछे नहीं है। यकीन मानिए प्रचार, लेकिन वो मिसाइल पावर वाला है। किम जोंग ने 10 दिन में तीसरी मर्तबा अपनी मिसाइल पावर को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। नॉर्थ कोरिया के नए मिसाइल टेस्ट वाले वार्निंग सिग्नल सीधा अमेरिका और साउथ कोरिया तक पहुंचे हैं। असल में नॉर्थ कोरिया का ये क्रूज मिसाइल टेस्ट एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार साउथ कोरिया और अमेरिका की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल को काउंटर करने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए नए ग्राउंड से लेकर समंदर तक मिसाइलों का जखीरा एक्टिवेट कर दिया और इस बार उसने सबमरीन के अंदर से अपनी मिसाइलें दागकर वॉर एक्सरसाइज के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर दिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सबमरीन से निकली मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक करार दिया गया। कहा गया कि ये मिसाइलें न्यूक्लियर वॉर डेटरेंस का काम करेंगी। इसका मतलब यह है कि किम जोंग अपनी क्रूज मिसाइलों पर एटम बॉम्ब लगाने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर हर बार नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की जानकारी साउथ कोरियन आर्मी की तरफ से रिलीज होती है, लेकिन इस बार साउथ कोरिया और अमेरिका अपना सबसे बड़ा वॉर ड्रिल शुरू कर चुके हैं। 11 दिन तक चलने वाली इस वॉर एक्सरसाइज में एटमी धमकियों को काउंटर करने की तैयारी भी होगी, यानी ये एटमी वॉर ड्रिल में भी कन्वर्ट होगी। इधर इस वॉर ड्रिल के बीच नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल टेस्ट की डिटेल शेयर की है। बताया गया कि ये मिसाइलें 1500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि सबमरीन वाली क्रूज मिसाइल की जद में
जापान का ओकिनावा बेस भी है। दावा तो ये भी है कि किम जोंग के वेपन्स अमेरिका के ग्वाम बेस तक भी पहुंच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल अपने उसी योंगुंग सबमरीन से रिलीज किए जिससे 2016 में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। इसका मतलब साफ है, नॉर्थ कोरिया अपने ग्राउंड ट्रूप्स के साथ नेवी को भी एक्टिव कर चुका है ताकि वॉर रेटरिक्स को नए लेवल तक पहुंचाया जा सके। नॉर्थ कोरिया जंगी तैयारियां तेज कर रहा है, लेकिन अपने देश में गंगा आरती पर सियासत भी बड़ी तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में चल रही गंगा आरती की, जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने करवाई है। लेकिन सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। वजह समझना मुश्किल नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव करीब आए तो लगा कि माता गंगा ने ममता बनर्जी को भी बुला लिया और कोलकाता में गंगा घाट पर हर शाम आरती के दियों की लौ रोशन होने लगी। लेकिन बंगाल में इसी मसले पर सियासी सवालों की चिंगारी भी उठने लगी है। बीजेपी कह रही है कि जय श्री राम का जयकारा लगाने वालों को जेल भेज चुकी ममता बनर्जी अब बीजेपी का आइडिया चुराकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। हम लोग बार बार गंगा आरती के बारे में बोल रहे थे। हम लोग खुद गंगा आरती जब करने गए तो हमारे प्रदेश की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार को ममता बनर्जी ने, उनका पुलिस ने उनको रोका भी था। तो ये तो करना ही था, मगर वो अभी सुकांतदा ने किया, उसके बाद जैसे बीजेपी को करना पड़ रहा है उसके बाद ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है। शी इज जस्ट कॉपिंग द व्हाट बीजेपी इज डूइंग। अब वो बुनियाद भी देख लीजिए जिस पर बीजेपी ये इल्जाम लगा रही है। बंगाल में मई में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में 1 करोड़ हिंदी भाषी वोटर्स बड़ी भूमिका निभाएंगे। ममता बनर्जी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही हैं। बीजेपी के इल्जाम पर टीएमसी का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन जो लोग गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो आरती होता है, इसे देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरी गंगा माँ सामने है, अच्छा लगा और आरतियों में अच्छा लगा। बंगाल में आरती पॉलिटिक्स की ये तो झांकी है, असल पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगी, अभी बहुत कुछ कहेगी। पॉलिटिक्स में ये टारगेट प्रैक्टिस कितना असरदार रहेगी ये नतीजे बता देंगे। पंचायत चुनाव हो जाने दीजिए, लेकिन एक टारगेट प्रैक्टिस हवाई आइलैंड में भी हो रही है, जिसने सुपर पावर अमेरिका को चौंका दिया है। 84 साल बाद अमेरिका को अपने मिलिट्री अड्डे पर्ल हार्बर की फिक्र सता रही है, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ने पर्ल हार्बर की रेकी की है। लेकिन चीन को पर्ल हार्बर के बारे में कुछ भी विध्वंसक एक्शन प्लान करने से पहले 7 दिसंबर 1941 की तारीख नहीं भूलनी चाहिए थी, जब जापान ने अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर अचानक हमला करके 2400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया था। जापान के इस एक्शन का रिएक्शन अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब फोड़ कर दिया था, पर चीन ठहरा चालबाज और पीठ पीछे वार करने वाला। चीन ने अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने को टारगेट कर लिया है और जासूसी के लिए ऐसी तरकीब अपनाई जिसे सुनकर अमेरिका का माथा ठनक गया। कुछ दिन पहले पर्ल हार्बर के ऊपर हरी लाइट चमकी। शुरू में ये समझा गया कि ग्रीन लाइट नासा की सैटेलाइट से निकली है, लेकिन जांच में पता चला कि ये ग्रीन लाइट चीन की पोल्यूशन मॉनिटर करने वाली सैटेलाइट डाकी 1 से निकली है। इतना भोला तो कोई भी नहीं है कि ये ना समझ पाए कि पर्ल हार्बर के पोल्यूशन लेवल की फिक्र बीजिंग को क्यों है। अमेरिका समझ गया कि चीन उसके मिलिट्री बेस से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। और अब एक और चौंकाने वाला खुलासा भी जान लीजिए। चीन की डाकी 1 सैटेलाइट वायुमंडल की डेंसिटी और विंड कंडीशन को मॉनिटर करती है। छोटे हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के लिए ये डेटा बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो क्या चीन अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया और जंग में अमेरिका भी कूदा तो चीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। हवाई का पर्ल हार्बर उन्हीं बड़े टारगेट में से एक हो सकता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।